दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजनीति में जो बुझते सितारे हैं, जो अब अस्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो बात शुरू की है वो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब की कि कैसे अचानक से उनका उदय हो चुका और कैसे फिर अचानक से उनका अस्त भी हुआ। तो इस पर जो है हम आपसे बात करेंगे और 5 हफ्ते 5 सीरीज के जो एपिसोड है वो इस पे हो चुके हैं और हमने जो आपसे कहा था पिछले एपिसोड में कि वो खबर हमने छाप दी कि भाई रूपाणी साहब जो है वो फ्यूल पर जो है स्टेट का टैक्स है उसके घटाने के पक्ष में है और नितिन पटेल साहब जो है वो अड़े हुए हैं कि नहीं, ये अगर कम हो गया तो फिर राज्य की आय पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये हम होने नहीं देंगे। हो सकता है वो कुछ हद तक सही भी हो। देखिए वहां 2 मामले थे। एक ये था कि रूपाणी साहब को, क्योंकि वो खुद जानते थे कि वो जो अचानक से बन गए हैं मुख्यमंत्री, वो अचानक से ही हुआ है। वो कोई मेरिट के तौर पर नहीं हुआ है। कुछ मजबूरियां थी पार्टी की, आंदोलन चल रहे थे। पटेल समाज जो है खुद अपने ही समाज के मुख्यमंत्री को जो है वो उसके नाक में दम कर रहा था। अमित शाह साहब का अपना एक पॉलिटिक्स चल रहा था आनंदीबेन के साथ, ठीक है। नरेंद्र भाई लगे थे अपनी एक और छवि बनाने के कार्य में। उनको वैश्विक स्तर पर अपना एक बहुत बड़ा रुतबा खड़ा करना था। यूपी का चुनाव आ रहा था 2017 का। उससे पहले भी उनको कुछ ऐसे कदम उठाने थे जिससे जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जो है चुनाव से पहले ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। ये सब उस समय का माहौल था पूरा। तो इस दौर में ये हुआ कि अमित शाह साहब ने कुछ अपने हिसाब से कुछ शतरंज की चाल चली और आनंदीबेन को जाना पड़ा, ठीक है। और उस समय अमित भाई का रोल इतना बड़ा था, उनकी जरूरत भी इतनी बड़ी थी कि शायद नरेंद्र भाई अगर चाहते तब भी उस समय अमित शाह साहब को नाराज नहीं कर सकते थे और ये हुआ। पटेल आंदोलन जो चल रहा था उसमें फिर वो जो ओबीसी एससी एसटी एकता मोर्चा वाला जो ओएसएस मोर्चा था अल्पेश ठाकुर साहब का, उनका आंदोलन भी वो कहीं ना कहीं उसके तार जो है वो अमित शाह साहब से जुड़े हुए थे, ये हम उस समय जानते थे। और इस स्थिति में विजय रूपाणी साहब को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनको पता था कि उस चीज को डिजर्व नहीं करते, लेकिन अब जैसे अब वो मिल गई उस चीज, वो कुर्सी मिल गई, वो जो कुर्सी मिल गई है, वो जो सत्ता का एक एक कमान मिल गई है, तो फिर उसके लायक कैसे बने और कैसे एक्सेप्टेंस अपना क्रिएट किया जाए पार्टी में विद इन दी ऑल सीनियर मिनिस्टर्स। क्योंकि वो तो अब ये भी विधायक बने, सीधे फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, सीधे फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ये सब 1 साल के भीतर भीतर हो गया था। आप समझ रहे हैं? जैसे भूपेंद्र पटेल का भी हुआ, पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। विजय रूपाणी भी वही केस है। वो पहली बार विधायक चुन के आए और सीधे ही 1 साल के अंदर अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए। तो वो बड़ा डिसेंट का मामला था, वहां डिसिडेंसी बहुत ज्यादा थी उस समय विद इन द पार्टी ऑल्सो। तो ये सब हमने बैकग्राउंड बता दिया। तो वो एक टसल चल रही थी, एक संघर्ष था, एक कॉन्फ्लिक्ट था विद इन द पार्टी, नितिन पटेल साहब और विजय रूपाणी साहब के बीच में, और फिर उनके खेमे थे। तो विजय रूपाणी साहब के साथ जो लोग थे वो थे और नितिन पटेल साहब के साथ जो थे वो थे, और दोनों जो है अंदर आपस में भिड़ते थे। वो खबरें हम तक पहुंचती थी। इसमें से एक खबर ये थी कि भाई फ्यूल प्राइसेस का दाम विजय रूपाणी साहब जो है जो जो टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट का वो घटाना चाहते हैं, नितिन पटेल नहीं चाहते हैं, तो वो अड़ गए हैं। वो हमने छाप दिया। तो छाप दिया तो फिर मैंने कहा कि फिर दूसरे दिन जो है फोन आया। फोन एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का आया, एक फोन। और दूसरा फोन जो है
वो सीएम ऑफिस से आया, सीएमओ ऑफिस से आया, ये कह रहे हैं। तो जो सीनियर जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने कहा कि गांधीनगर आ रहे हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, आएँगे दोपहर के बाद। तो बोले, अगर आओ तो मिलते हैं, चाय पीते हैं। हाँ, ज़रूर चाय पिएँगे, उसमें क्या आपत्ति है? गए उनको मिलने के लिए, तो बैठे, बातचीत हुई। नाम नहीं लूँगा मैं, वो मुझे लगता है शायद उस चीज़ को वो फिर अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए नाम नहीं ले रहा, वो हो चुकी घटना है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो बैठे, चाय-पानी हुआ और कहा कि यार तुमको बड़ी अंदर की खबरें होती है पता। मैंने कहा सर कोशिश करता हूँ, और अगर लगता है कि वो जो मिली है, जो सूत्रों के आधार हवाले से जो खबर मिली, अगर वो सही है तो फिर छापता हूँ। बोले तुमको कैसे पता था कि रूपाणी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? सर वो तो सोर्सेस होते हैं, उसको कोई कैसे डिस्क्लोज कर सकता है ना, वो मेरे संपादक जानते हैं, तो मैं आपको तो बता ही नहीं सकता। बोले पर क्या ये बात सही है कि आपके और विजय रूपाणी साहब के बीच में जो है कुछ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, और वो आपसे हर चीज डिस्क्लोज करते हैं, या आप ही को पहले बता देते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री जिसने विधायक के तौर पर और मंत्री के तौर पर जो है गुप्तता की शपथ लेके रखी है, वो कैसे हमको बात बता सकता है? वो तो पॉसिबल नहीं है, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ सूत्र हैं, और कुछ हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो है, पता चल जाता है। बड़ी कोशिश की उन्होंने समझने की। फिर कहा कि यार नितिन भाई वो थोड़ा आपसे नाराज है। हमने कहा नितिन भाई क्यों नाराज हो सकते हैं? बोले आपने फिर से आदिम को विलेन बना दिया। लोगों को तो यही लगेगा कि फ्यूल के जो दाम है, वो जो टैक्स, उस पर जो टैक्स लगता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो टैक्स अगर रूपण साहब तो चाहते थे कि कम हो जाए, लेकिन नितिन भाई एज ए विलन खड़े हो गए और उन्होंने मना कर दिया, तो पब्लिक तो नाराज हो जाएगी ना नितिन भाई से। मैंने कहा नितिन भाई की इमेज की चिंता करना हमारा काम नहीं है ना? वो तो फिर उनकी जो इमेज बिल्डिंग या जो भी पीआर टीम होगी वो करती होगी, वो हम इसकी चिंता क्यों करें? बोले यार ऐसे ऐसी चीजों में कभी ये हो सकता है आपका डिफेमेशन का केस हो जाएगा। मैंने कहा अगर हो जाए तो हो जाए भाई, तो देख लेंगे उस चीज को। फिर हमने उनको पूछा, हमने कहा कि आप अपनी ओर से बात कर रहे हैं, या आप नितिन पटेल साहब की ओर से बात कर रहे हैं? बोले यार आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, मैं तो देखिए उम्र में और अनुभव में दोनों में आपसे बड़ा हूं, मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो जाता हूं, तो मिलता ही हूं उनसे। मैं ऊपर सीएम ऑफिस में जाता हूँ, फिर उनकी ऑफिस में भी जाता हूँ, नितिन भाई की भी, उनको भी मिलता हूँ। पर वो बड़े एरोगेंस से बात करते हैं, तो फिर क्या करें उनसे बात करके? तो मैं तो अपने काम की बात पूछ के भी निकल आता हूँ। बोला नहीं नहीं, आपको एक बार जाइए, आप चाहिए तो सही, मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए। तो हम समझ गए कि कहीं कहीं से कुछ कहलवा गया था। हम गए नितिन पटेल साहब की ऑफिस में। हम गए, फिर उसके बाद हमको बुलाया गया, तो हम मिले। अब देखिए नितिन पटेल साहब जो है वो उनका एक एक बाय डिफॉल्ट एक नेचर है ना? हर एक अपने अपने एक अपनी प्रकृति का, मूलभूत प्रकृति का अपना एक वो आदी होता है, उसको वो टाल नहीं सकता है जब तक उस पर बड़ी मेहनत ना की जाए। अपनी मूलतः प्रकृति को बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद उससे गुजर चुका हूं, तो मुझे पता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो एक तरह की तपश्चर्या है। आपको अपने अपने जो कुछ अ, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको लगता है सही है, लेकिन व्यावहारिक दुनिया में वो ठीक नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। फिर उस पर आपको काम करना पड़ता है। हमने किया है, तो हमको पता है बड़ा मुश्किल है। और हर कोई नहीं करता है, और हर कोई को करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन हमको तो थी, हमने किया। और तो नितिन भाई का भी यही है कि वो सोडा बॉटल होती है ना, जो सोडा की बॉटल, ऐसे ढक्कन उठाओ तो फट से वो जो बाहर निकल आता है पूरा। तो उस तरह के वो व्यक्ति हैं। मन से बड़े वैसे अच्छे हैं, लेकिन उनका जो है गुबार जल्दी से बाहर निकल आता है। तो देखा हमको, तो उससे रहा नहीं गया, तो बोले, "आप यही करते रहोगे?" हमने कहा कि हमने क्या कर दिया? बोले, "आपने क्या सोचते हैं, गुजरात की जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में?" हमने कहा, "सर कुछ, हमने तो जो खबर मिली थी वो लिखी। हमने आपको भी फ़ोन किया था, आप उठा नहीं पाए थे। हमने विजय रूपाणी साहब को फ़ोन किया था, वो भी नहीं उठा पाए थे।
हम तो वर्जन भी लेना चाहते थे और हमने किया था। मैंने कहा देखिए आप मिस कॉल आपको होगा, मैसेज भी होगा हमारा। बोले हम शिविर में बैठेंगे तो क्या आपका फोन उठाएंगे? हमने कहा सर वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन हमारा काम था कि हम तो कोशिश करें आपसे बात करने की, तो हमने की थी। आप उठा नहीं पाए तो क्या करें? मैंने कहा सर प्रॉब्लम क्या है बताइए? बोले यार आप ऐसी ऐसी खबरें छाप देते हो, आपको पता भी है कि सच है कि नहीं है? मैंने कहा अभी हमको तो पता है कि ये सच है, और आपको अगर लगता है कि ये झूठ है, हमने झूठ छाप दिया है, तो आप एक काम कीजिए सर, आप जो है ना एक रिजॉइंडर भेज दीजिए हमारे नाम पे, हमारे अखबार पे भेज दीजिए, या यही लिख के दे दीजिए, मैं अभी यहाँ पे काम बैठा हूँ, मैं लेके जाऊंगा खुद उसको। आपको मेल करने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख के दे दीजिए कि जो आपके अखबार में ये खबर छपी है बिल्कुल गलत है, और हम इसकी जो है वो बड़ी निंदा करते हैं, और हम चाहते हैं कि अखबार इस चीज को स्वीकार करें और इसकी माफी मांगे कि हमने गलत खबर छापी। मैंने कहा आप ये लिख के दे दीजिए, मैं लिख के जाता हूँ। और मैंने कहा मैं लिख भी दूंगा वो, क्योंकि नितिन पटेल साहब ने ये कहा है कि हमने जो छापा था वो गलत था। तो फिर थोड़े शांत हो गए। बोले आप चाहते क्या हो? मैंने कहा सर मैं तो बस खबर करना चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ? तो बोले आप ये चाहते हो कि मैं लिख दूं, इसका मतलब ये है कि मैं इस आपकी रिपोर्ट को बड़ी सीरियसली ले रहा हूं, ये साबित हो जाएगा। मैंने कहा आप ले तो रहे हैं, इसलिए तो आपने आप मुझसे इस तरह से गुस्से से बात कर रहे हैं। फिर वो हंस पड़े, बोले यार देखो आप पत्रकार हो ठीक है, पर यार कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके पास बतौर जानकारी अगर आ भी जाए तो उसको न छापा करो। मैंने कहा सर क्यों न छापा करें? फिर उन्होंने हमको हल्के धीरे से कहा, बोले नहीं होता ऐसी कुछ खबरें जो आप विजय भाई के बारे में होती है नहीं छापते? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप याद कीजिए आपने एक खबर तो नहीं छापी है। मैंने कहा वो तो पूरी सरकार को लेकर थी, इसमें आप भी थे, आपके निजी स्टाफ का भी तनख्वाह नहीं हुआ था, सभी मंत्रियों के स्टाफ की तनख्वाह नहीं हुई थी, और सरकार के आप डेप्यूटी सीएम हैं। तो मैंने तो उस सरकार के द्वारा जो एक पूरे सरकार के द्वारा जो एक रिक्वेस्ट आई थी उसको अखबार ने माना। तो मैंने कहा इसमें आप भी थे शामिल। तो हमने किसी एक व्यक्ति को फेवर नहीं की है, हमने पूरी सरकार को फेवर की थी, पर इसलिए की थी कि भाई उसमें कोई गलत मंशा नहीं थी तनख्वाह न करने को लेकर। वो एक एक जीआर के चलते वो रह गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए आप आपको इतना एक थोड़ा एक, एक सेफ पैसे देते हैं, और बदले में हम जो है सरकार से बस इतना कहते हैं कि कुछ हमको एक्सेस मिल जाए खबरों को लेकर। मैंने कहा इसमें तो आप भी थे, इसमें कोई इसी एक व्यक्ति की तो फेवर की नहीं हमने। पर वो बातचीत फिर वहीं समाप्त हुई, चाय बाय हमने पी ली, और उन्होंने फिर इतना ही कहा कि देखिए बस उतना ही आपसे चाहते हैं कि अ, सरकार की इमेज जो है हमारी खराब मत कीजिए। मैंने कहा देखिए सर हम कोई ना सुधारने के लिए आए हैं ना खराब करने के लिए आए हैं, हमारा काम है वो करते रहेंगे। हम तो हर कोशिश करेंगे हर मुद्दे पे आपसे वर्जन ले बाइट ले, मतलब टेलीविजन में बाइट, अखबार में वर्जन। तो मैंने कहा वर्जन ले आपके, आप देंगे तो हम बिल्कुल आप उस वर्जन के साथ छापेंगे। हम हमेशा आपसे बात करने की कोई भी खबर छापेंगे जो आपसे या आपके विभाग से संबंधित हो या सरकार से संबंधित हो, हम तो बात करने के लिए हम तो हमेशा फोन लगा देंगे। फिर वो आपके ऊपर है आप बात करें या ना करें। तो खैर वो बात वहां पे समाप्त हो गई। फिर जो सीएमओ का फोन आया था तो हम सीएमओ ऑफिस में गए, तो हमको उनके जो एक बड़े उस समय के नजदीकी और उनका जो विजय रूपाणी साहब का वो देखते थे, जो बतौर उनके सेक्रेटरी, उनके साथ हम बैठे। उनका बताइए क्या था? बोले वीर भाई आपको ये सब खबरें पता कहाँ से चलती है? हमने कहा भाई हमारा भी वही बात रिपीट हो रही थी वहां पे। मैंने कहा वो तो अब बता नहीं सकते आप। तो बोले अब देखिए फिर अब छवि ऐसी बन रही है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब खबरें तो फिर शायद सीएम खुद दे रहे हैं आपको। मैंने कहा भाई आपके पास हर चीज है, आपके पास कॉल ट्रैकिंग है, कॉल ट्रेसिंग है, रिकॉर्डिंग है, हर चीज है, और हमको पता है हमारा फोन जो है उस लिस्ट में शामिल है। आप देख लीजिए हमको कभी कोई फोन आया हो विजय रूपाणी साहब का इस मामले में इस मुद्दे को लेकर। हालांकि वो तो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे 2 दिन से, वो आपकी शिविर में थे तब। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो हमको बताएंगे? मैंने कहा गलत बात है, हमको उन्होंने नहीं बताया। बोला पर ये छवि बन रही है, अब इसका क्या करें? मैंने कहा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है आप भी कुछ नहीं कर सकते।
और मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, उसमें मुझे जब सीएम साहब का कोट लेना होता है मैं उनको फोन करता हूँ, वर्जन लेता हूँ उनका। उसमें ये सब बातें कहाँ आ जाती है कि सीएम खुद हमको बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ, हम उनसे जो स्टोरी करते हैं उसमें वर्जन लेते हैं, वो अलग बात है। इसमें तो उनसे बात ही नहीं हो पाई तो हम वर्जन ले नहीं पाए, तो इसमें तो कोई बेतुकी बात हो जाएगी। फिर आप अगर कहते हैं कि ये, तो मैंने कहा आप हमसे चाहते क्या है? बोले यार ऐसा ना हो कि ये लग जाए कि सीएम ही जो है कुछ अपनी अ, बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये जिम्मा हमारा नहीं है। हमको जो खबरें मिलती है हम उसको छापते हैं। जब आप रिपोर्ट देने के लिए तैयार हो तो लेने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो तो फिर हम सूत्रों के आधार से छापते हैं। ये हमारा जिम्मा नहीं बनता है। तो ये बात फिर यहाँ पे समाप्त हुई। उसके बाद समय आगे बीत रहा था और भास्कर ने एक स्टोरी कर दी, बड़ी स्टोरी थी। वो स्टोरी हमने नहीं की थी। वो स्टोरी हालांकि हमारे जो उस समय के सिटी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे एडिशन के, गोलवर प्रसाद, उन्होंने 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 और उन्होंने उनकी टीम ने की थी स्टोरी। हालांकि उनका ये जुरिडिक्शन बनता नहीं था। वो फिर इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला बन जाता है कि हमारे जो गोलवलकर साहब थे, जो अभी भी हैं, आज भी हमारे सीनियर हैं, तो अभी जहाँ तक मुझे ठीक से मालूम है, अब वो उनका ट्रांसफर जो है औरंगाबाद कर दिया गया है। वहाँ के वो अभी एडिटर हैं महाराष्ट्र के। उसका हमारा जो दिव्य मराठी करके भास्कर ग्रुप का अखबार है, उनके वो वहाँ संपादक है। वो एक अलग किस्सा है कि आपके सीनियर जो है वो कैसे आपके पर काटने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग मामला है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन उसी सिलसिले में ये खबर हुई थी। खबर को बड़ा चढ़ा के बड़ा करने की कोशिश भी की गई थी, और उसका एक, उस खबर की जो एक हेडलाइन दी गई थी, उस हेडलाइन ने बड़ा बवाल मचा दिया। अब क्योंकि सरकार को तो ये था, सरकार में जितने जितने भी लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई को, कभी ये जो अगर पॉलिटिकल कुछ खबरें होगी तो ये तो फिर ये इनका जो ये मयूर जानी जो है और उनकी जो टीम है, ये लोग तो उनका जिम्मा यही करते हैं। तो वो जो खबर छपी सुबह, हमने भी उसी समय उसको देखा। हमने भी रात को उसको नहीं देखा था। नहीं सॉरी, नहीं, रात को हमको पता चला था जब वो बन रही थी। हमने उस समय उसका विरोध जताया था कि ये एंगल ठीक नहीं जा रहा है, ये बात ठीक नहीं जा रही। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमने कहा था कि ये इस तरह से इस खबर को देखिए, हमारी तो खबर नहीं है, आप ही कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, पर ये जो हेडिंग आप दे रहे हैं ना, वो हेडिंग ठीक नहीं है। और हमारे गोलवलकर साहब का ये मानना था कि यही करना है। और हमारे जो उस समय स्टेट एडिटर बने थे, जो गुर्जर साहब के बाद आए थे, भटनागर साहब, जो आज भी अभी भी हैं भास्कर में स्टेट एडिटर हैं, उनको भी ये लग रहा था कि यार ये मयूर जानी काफी पर जो है फफड़ा रहा है, तो उसके थोड़े पर काटने चाहिए। और हो सकता है हमारी भी थोड़ी गलती हो, क्योंकि हम, मैंने कहा ना कि हमने भी अपने आप में बड़ा सुधार किया है। उस समय शायद हम ज्यादा एग्रेसिव थे और जर्नलिज्म को कुछ उस तरह से लेते थे कि भाई जैसे हमारी वो ऑक्सीजन हो, ऐसे आज भी ले रहे हैं। लेकिन वो जुनून और एग्रेशन जो है, तो उसमें रिएक्शन हमारे बहुत ज्यादा होते थे, रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता था। तो ये सब भी हो सकता है हमारा भी कुछ उसमें हो, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनना शुरू हुआ था हमारा स्टेट एडिटर साहब से, और उसका फायदा ले रहे थे हमारे। अब ये हमारी सोच है कि हमारे जो गोलवलकर साहब थे उसका फायदा ले रहे थे। वो चाहते थे कि स्टेट ब्यूरो भी उनके नीचे आ जाए, और टेक्निकली भास्कर में ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट ब्यूरो सिटी एडिटर के नीचे आए। वो हमेशा स्टेट एडिटर के नीचे रहता है। ये जब तक हम थे तब तक तो यही था। तो वो कुछ कोशिश अपने हिसाब से कर रहे थे, हम अपने हिसाब से फाइट कर रहे थे, और खबरें हम लगातार अच्छी कर रहे थे। इस दौरान ये हो गया कि एक हेडिंग छपा, जल कपट। जल कपट के नाम से एक हेडिंग छपा। क्या छपा, क्यों छपा, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, और उसके बाद रूपाणी सरकार से क्या एक बवाल हो गई, क्या रिएक्शन हुआ, और जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हमको क्या क्या करना पड़ा, वो फिर हम आपको अगले एपिसोड में बताते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। बस आपको अगर अच्छा लगता है भाई तो कमेंट जरूर करें, पार्टिसिपेट कीजिए।
ये हम और आप मिलके ये शो कर रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें और फिर लाइक भी करें, शेयर से करें, सब्सक्राइब करें, करवाएँ और बस यही है। तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देवों के देव महादेव जो है भोलेनाथ हम सबका बहुत भला करे, इष्ट करे, यही प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।